नमस्कार। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब ने मणिपुर हिंसा के ऊपर 3 पूर्व जजों की एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, जो 50,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविर में रह रहे हैं, उसकी निगरानी, उसकी देखभाल करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब के द्वारा ये कमेटी बनाई गई है। वैसे इस कमेटी को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मशीनरीज वहाँ प्रॉपर काम कर रही है और वहाँ हर स्तर के ऊपर एक एक जो है कमेटियाँ बनाई गई हैं। केंद्र सरकार ने पहले से ही ये कमेटी बना रखी है और वहाँ चाहे वो असम राइफल्स हों, चाहे मणिपुरी पुलिस हो या सीआरपीएफ हो या वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, इन सब के कोऑर्डिनेशन के लिए, इनके सबके समन्वय स्थापित करने के लिए और सबके ऊपर निगरानी रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए माननीय जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं और माननीय एमओएस नित्यानंद राय जी, इन दोनों लोग जो है डेली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे हालत, और वहाँ की जो हालत है वो दिनों दिन सही होती जा रही है। वहाँ स्थिति में सुधार हो रहा है। वहाँ 2 गुटों के बीच में, 2 समुदाय के बीच में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये कोई नई घटना नहीं है। ये 1947 से ये इस तरह की घटनाएं चलती आ रही हैं। वो हमेशा मणिपुर का इतिहास रहा है। वहाँ 1-1 साल, 2-2 साल तक जो हिंसा होती रहती थी वो कंट्रोल नहीं होती थी। लेकिन ये सरकार, भारत की केंद्र सरकार बहुत ही संवेदनशील है और इस जो वहाँ की राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए वहाँ की स्थिति में दिनों दिन सुधार कर रही है। ये सरकार जितनी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स के ऊपर जितनी संवेदनशील है, आज तक के इतिहास में मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ इस देश के नागरिक होने के नाते कि इतना ध्यान किसी सरकारों ने नहीं किया है जितना मोदी भाई की सरकार कर रही है। इसके बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश साहब ने एक पूर्व जजों की एक कमेटी बनाई और ये देश की जनता इस कमेटी के मार्फत ये जानना चाहती है कि ये कमेटी पूर्व जजों की ही क्यों बनाई गई, ये कमेटी सिटिंग जज की क्यों नहीं बनाई गई। क्या सिटिंग जज जो है वो सक्षम नहीं है? क्या वो उसकी निगरानी करने में सक्षम नहीं थे? वहां जा नहीं सकते, उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते? ये देश की जनता पूछना चाहती है, इस देश का करदाता ये पूछ रहा है कि ये जो कमेटी बनाई गई है माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा, क्या इस कमेटी के ऊपर कितना खर्च होगा, इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है। इस देश की ये जनता जानना चाहती है कि इस समिति का जो बनाई गई है उसका समय सीमा क्या निर्धारित की गई है, कि क्या इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये कमेटी ये सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट के आधार पे क्या करेगी आगे, ये देश की जनता जानना चाहती है। क्योंकि जो उस रिपोर्ट के आधार पे जो आगे होना है वो पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। तो ये कमेटी के रिपोर्ट क्या कर लेगी, क्योंकि रिपोर्ट का पालन स्टेट की मशीनरी और केंद्र सरकार की मशीनरी ही करेगी, वो पहले से ही कर रही है। तो इस कमेटी का क्या औचित्य रह गया, उनका खर्च कहां से आएगा और कानून के किस प्रावधान के तहत, किस प्रोविजन के अंतर्गत ये कमेटी बनाई गई है। क्या मुख्य न्यायाधीश साहब ये साबित करना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दो सरकारों के पैरेलली हम एक धारा लेकर चलना चाह रहे हैं? क्या देश में न्यायिक प्रक्रिया ऐसे ही काम करेगी? आपने डायरेक्शन दिया, उसका पालन हुआ, और अक्षरशः पालन करने वाली सरकार है ये सरकार अति संवेदनशील है। किसी के कहने पे नहीं, वह स्वतः संज्ञान में सरकार लेकर अपना काम कर रही है और वहां स्थिति सुधर रहा है। ये प्रमाण है इस देश का। इसीलिए इस तरह की कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। इस देश की जनता कह रही है और पूछ रही है। इस देश की जनता ये भी जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है कि क्या कभी 1990 में जो कश्मीर में 7 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, उस समय क्या कभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कभी कमेटी बनाई? क्या जज जो हैं उस कमेटी बना नहीं सकते थे? पहले नहीं बनाई गई, अब बना दीजिए, ताकि उसके ऊपर रिपोर्ट आए और देश के 140 करोड़ जनता के सामने आए कि वहां किस तरह की हत्याएं की गई सुनियोजित ढंग से एक खास समुदाय के द्वारा। वहां से 7 लाख लोगों को, हिंदुओं को विस्थापित किया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनके साथ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए। उसके ऊपर तो कोई कमेटी आज तक नहीं बनी। तो इसको क्या माना जाए कि मणिपुर हिंसा के ऊपर इस तरह की कमेटी बनाकर इस देश की जनता के मन में क्या पैदा करना चाहते हैं आप? क्या जनता हर एक छोटे से मुद्दे के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के जज के पास जाए? एफआईआर अगर कराना हो तो क्या उच्च न्यायालय में वो पीआईएल फाइल करे? इस देश की न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से लचर है, ये इससे साबित होता है कि 70,000 केस माननीय उच्चतम न्यायालय के पास पेंडिंग हैं, वो विचाराधीन हैं, पेंडिंग है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई तैयारी नहीं किया गया। उसको डिस्पोजल करने के लिए, उसके निस्तारण के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। और हर आए दिन एक नई चीजें उठकर खड़ी हो जाती हैं। उसके ऊपर सुनने के लिए समय है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों के पास और खास करके मुख्य न्यायाधीश के पास ये देश की जनता सवाल पूछ रही है कि 70,000 केस जो वहां 15-20 साल से ज़्यादा के सालों से पेंडिंग हैं, उसके ऊपर मुख्य न्यायाधीश जी क्या कर रहे हैं? इस देश की जनता ये भी जानना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो 2008 में एमओयू हुआ, ये देश के साथ एक षड्यंत्र था, और उसके ऊपर मुख्य न्यायाधीश जी क्यों नहीं कमेटी बना रहे? उसके ऊपर वो क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रहे? उसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। इस देश की जनता ये भी जानना चाह रही है, प्रश्न पूछ रही है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही है कितने सालों से, और खास करके इस समय ममता दीदी की सरकार और वहाँ की मशीनरी, वहाँ की पुलिस उस दंगे में इन्वॉल्व है, शामिल है। वहाँ बूढ़ी महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा, उनका रेप किया जा रहा है उनके परिवार के सामने। वहाँ पे लड़कियों को बलात्कार करके और उनको जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनको उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ अभी पंचायती राज के चुनाव हुए, उसके ऊपर कितने 58 से 60 लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन कोई देश का कोई न्यायालय उसके ऊपर स्वतः संज्ञान नहीं लिया। तब इस देश की जनता प्रश्न पूछती है, और उसको संवैधानिक अधिकार है कि वो प्रश्न पूछे। राजस्थान में आए दिन हिंदू लड़कियों को ट्रैप में फंसा करके, उनका धर्म परिवर्तन करा करके उनके साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। उसके ऊपर कोई भी न्यायालय इस देश का स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। तब देश की जनता प्रश्न पूछती है। देश की जनता तब प्रश्न पूछती है जब पालघर में 3 साधुओं की दिन दहाड़े
पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है और पुलिस के सामने की जाती है, लेकिन इस देश का कोई न्यायालय उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछता, स्वतः संज्ञान नहीं लेता। इसलिए इस देश की जनता प्रश्न पूछ रही है। मेवात नू हिंसा में सुनियोजित ढंग से जो एक शोभा यात्रा था उसके ऊपर पथराव हुए, तलवारें लहराई गईं, उनकी हत्या की गई, दो होमगार्ड जवान की हत्या की गई और डीएसपी सहित 10 पुलिसकर्मी को घेर करके चारों तरफ से उनके ऊपर हमले किए गए। इस हिंसा में 6 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उसके ऊपर इस देश का कोई न्यायालय उसके ऊपर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। तब इस देश की जनता पीड़ा महसूस करती है। इस देश का जो करदाता है वो पीड़ा महसूस करता है कि उसके पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। ये मशीनरी देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है। जनता के सामने समस्या पैदा करने के लिए इस तरह की संस्थाएं नहीं बनाई जाती। इसलिए इस देश की जनता ये पूछना चाहती है कि देश के अंदर जेएनयू, दिल्ली में जेएनयू के अंदर देश के टुकड़े करने के नारे लगते हैं, देश विरोधी गतिविधियां वहां होती हैं, वहां नारे लगते हैं, लेकिन कोई इस देश का न्यायालय उसके ऊपर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। तब इस देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। जब इस देश के अंदर में संसद द्वारा, इस देश की जो सुप्रीम अदालत है, जो सुप्रीम है, संसद भवन द्वारा पारित किए हुए सीए कानून के ऊपर केरल की विधानसभा, जिसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और दिल्ली की जो विधानसभा है उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो है ये नागरिकता कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, सिर्फ संसद के पास है। लेकिन ये 2 विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव आता है, लेकिन इस देश की कोई अदालत स्वतः संज्ञान नहीं लेती, उसे नहीं पूछती कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इसके ऊपर तुम कानून बना रहे हो अपने यहां। तब इस देश के जनता को पीड़ा होती है। इस देश की जनता को पीड़ा तब होती है जब भीमा कोरेगांव में सुनियोजित तरीके से हिंसा होती है और इस देश की अदालत कोई संज्ञान नहीं लेती, उसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनाती। इसीलिए देश की जनता को पीड़ा होती है और इस देश की जनता ये पूछना चाहती है कि इस तरह की चीजें कब तक चलेंगी। देश आगे बढ़ चुका है, वो निकल गया है। अब इस देश की सभी संस्थाओं को भी बदलना होगा। और संस्था का जब नाम लेता हूं मैं, तो इसका मतलब इस देश के अंदर में जो हमारे कानून निर्माता थे, जो राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने संस्थाएं बनाई। इस देश की कोई संस्था गलत नहीं है, उसको चलाने वाले लोग गलत होते हैं। इसीलिए ये पीड़ा होती है। देश का कोई माननीय उच्चतम न्यायालय गलत नहीं है। जज गलत जरूर हो सकते हैं वो अपने निर्णय लेने में, लेकिन ये न्यायालय कभी गलत नहीं हो सकता। संसद भवन कभी गलत नहीं हो सकता। उसके अंदर बैठने वाले लोग जरूर गलत हो सकते हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं हो सकता। वो वहां संगीन अपराध करके अपराधी भी बैठ जाते हैं वहां, लेकिन जो संसद है वो उसकी पवित्रता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसके अंदर बैठने वाले लोग गलत जरूर हो सकते हैं। इस देश की सारी संस्थाएं सही हैं, उसको चलाने वाले लोग को अब बदलना होगा और देश की राष्ट्र हित में सोचकर काम करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।